नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अध्यात्म एकेडमी द वे टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे और मास्क का भी यूज कर रहे होंगे। अपने आप को कोरोना से बचाना है। ठीक है। आपसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि उसके कुछ पर्सनल रीजन है कि मुझे वायरल फीवर हो गया था। अभी इस कोरोना काल में वायरल फीवर का मतलब कितना डर होता है, तो उस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। तो हम लोगों ने क्या अपनी जर्नी शुरू करी थी, किससे? भारत का संविधान या भारत की राज व्यवस्था एवं शासन से। उसमें मैंने एक आपको खाका बनाया था। ठीक है। क्या कि जो वो एक्ट वगैरह थे, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह थे, ठीक है ना, 1773 से लेकर के 1947, तो वो मैंने आपको बताया था कौन कौन से हैं। उनको डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन हम लोग अपनी रणनीति थोड़ा बदल रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग टॉपिक वाइज जाएंगे। किसी भी बुक को अगर आप शुरू से उठाएं और अंत तक पढ़ते जाएं तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है। तो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप एक टॉपिक को पढ़ें और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं, अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो प्री के जो भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना, तो वो आप क्या करें, देखें जरूर। जैसे आज का मैंने टॉपिक लिया है आपका क्या, भारत का संविधान का से अंतर्गत है आपकी उद्देशिका। इसको क्या बोलते हैं? प्रस्तावना भी बोलते हैं। उद्देशिका और प्रस्तावना। ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि उद्देशिका के साथ, तो ये तो आपकी उद्देशिका है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन जो कौन है आपका, ये घटना चक्र प्रकाशन है, आपको पता होगा ये। ठीक है। इस घटना चक्र प्रकाशन के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहां से लेकर के 1990 से लेकर के 2019 तक के हैं। ये जो बुक है मेरे पास 2019 तक की है। ठीक है। और ये कौन सी है? भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन। ठीक है। तो इसमें आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो पढ़ने का सही तरीका यही रहता है कि आप जो टॉपिक पढ़ें उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप क्या करें, सॉल्व करें। तो आपको पता चलेगा कि उस जो आपने पढ़ा है उसमें आपको याद क्या रखना है। सब कुछ हर एक लाइन याद नहीं रखनी है। ठीक है ना। और ना कोई याद रख पाता है, वो बहुत मुश्किल है। आपको क्या, एक स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए कि क्या है, और मेन मेन पॉइंट आपको याद होने चाहिए। उसी तरीके से आपको क्या है, मेन से रिलेटेड है। अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी क्या होता है, टॉपिक वाइज। मुख्य परीक्षा में अगर आपने अपनी लेखन शैली डेवलप कर ली या विकसित कर ली तो वो प्री से आसान हो जाती है, क्योंकि उसमें ज्यादा फैक्ट याद नहीं करने पड़ते हैं, लिमिटेड फैक्ट रहते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, उसके अनुरूप आपको आंसर देना होता है। तो वो मेंस की तैयारी थोड़ा डिफरेंट है। प्री प्री अगर आप पढ़ेंगे तो जरूर है मेंस में काम आएगी, क्योंकि आपको बहुत सारे फैक्ट और बहुत सारा टॉपिक का क्रोनोलॉजी पता होगा कि किसके बाद हमें क्या पढ़ना है। ठीक है ना। कि जैसे कौन से अनुच्छेद हैं, तो सारे अनुच्छेद आपको अगर याद होंगे तो वो कहीं ना कहीं आप उनको अपने आंसर में डाल सकते हैं। तो अभी हम लोग, आपको पता है कि दो डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। पहला आपका क्या है, आपको पता होगा 4 अक्टूबर 2020 को क्या है, यूपीएससी का प्री है। ठीक है। और 11 अक्टूबर को क्या है, यूपीपीएससी यूपीपीएससी का प्री है। ठीक है। अगर आप इन दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिससे कम से कम नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन दोनों एग्जाम में आते हैं, आप कोई भी ले लीजिए। ठीक है ना। और उसमें करंट भी कवर हो जाता है, जैसे करंट में कोई भी है। ठीक है ना। जैसे जे एंड के का मुद्दा है, आर्टिकल 370 से रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद ट्रिपल तलाक हो गया, ये जो भी करंट में डेवलपमेंट है। ठीक है ना। और जैसे राम मंदिर का मुद्दा हो गया, ठीक है ना, राम मंदिर। तो ये सारे संविधान से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हम क्या है, करंट को भी कवर कर लेते हैं। और अगर आपके बेसिक पॉलिटी और अनुच्छेद अगर क्लियर है आपका, ठीक है ना, क्या आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं आपका पॉलिटी, और इसके साथ अगर आपके क्या क्लियर है, अनुच्छेद,
है ना। इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर आपके क्लियर हैं और अनुसूचियां, शेड्यूल्स जो अनुसूचियां अगर वो आपके क्लियर हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अनुसूचियां तो कितनी अभी 12 ही हैं, ठीक है ना। तो ये तो करना आसान है, ये भी किसी एक टॉपिक में ले लेंगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग अपना शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्या भारत का संविधान, ठीक है। हाँ, एक बात और है, आपको मैं बोर्ड पे नहीं मिला, अभी लैपटॉप पे हम लोग क्लासेस करेंगे कि क्योंकि ये सब लिखना उद्देशिका या प्रस्तावना बहुत मुश्किल होता है, लिखने में बहुत टाइम जाता है। तो उसके लिए मैंने अरेंजमेंट किया है कि एक मैंने राइटिंग पैड मंगाया है जिससे क्लासेस लैपटॉप पे बना सकते हैं। और अभी आपको मेरी फोटो नहीं दिख रही होगी, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ आपको स्क्रीन दिख रही होगी। वो मैंने जानबूझ के ऑफ किया हुआ है कि आप सिर्फ मेरी आवाज़ पे कंसंट्रेट करें और स्क्रीन पे देखें, क्योंकि लैपटॉप का वेब कैम उतना अच्छा नहीं होता है और उसके साथ फिर मोबाइल से रिकॉर्डिंग ये सब इतना करने का भी टाइम नहीं है। तो हम लोग सीधे अपना क्या है क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। मेन चीज़ है हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, वीडियो मेरा दिखे या ना दिखे, जब मुझे ज़रूरत होगा तो बोर्ड पे फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग, क्या भारत का संविधान, उसमें कौन सा टॉपिक है, उद्देशिका। उद्देशिका क्या है इसको क्या बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। तो आप ये समझिए कि जो संविधान बना हुआ है, जो भी सारे अनुच्छेद में दे रखा है, वो उसकी मूल भावना किसमें निहित है, उद्देशिका में निहित है। जो भी हमारा संविधान है उसकी जो मूल भावना अगर देखनी है कि भारत का संविधान कैसा होगा, अगर कोई विदेशी भारत के संविधान को देखना चाहे और वो सिर्फ एक पेज पढ़ के भारत के संविधान का अंदाजा लगाना चाहे तो उसको क्या पढ़ना चाहिए, उद्देशिका पढ़ना चाहिए। उद्देशिका या प्रस्तावना अगर कोई पढ़ लेता है भारत के संविधान की तो उसको भारत के संविधान का लगभग मूल भावना पता चल जाएगी कि भारत के संविधान में है क्या, वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक बार इसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसके फैक्ट पे जाएंगे, फिर इसके क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, हम भारत के लोग भारत को एक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये जो आपका ब्रैकेट में दिख रहा है ना, ये बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है ना। और कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब आपको डाउट होगा कि ये पंथ निरपेक्ष क्या होता है ना, समाजवादी क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, गणराज्य क्या होता है, ठीक है। तो ये मैं चारों पॉइंट आपको डिस्कस कर देता हूं, ओके। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये अभी आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। तो संविधान का जो 42वां संशोधन था 1976 में आया, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है, आगे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। 42वां संशोधन था 1976 में, ये धारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शब्द जोड़े गए, कौन सा, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है ना। और राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। अभी आपको देखते हैं कि ये कौन कौन से शब्द हैं, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो ये देखो समाजवाद क्या होता है, आप रेलवे देखते हैं, अगर कोई भी प्रॉपर्टी जिसपे पूरी जनता का हक हो, किसका हक हो, पूरी जनता का हक हो, तो उसे क्या बोलते हैं, समाजवाद बोलते हैं, समझ गए आप। तो उसको आप रेलवे के एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, ठीक है। जिसपे देखो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसपे किसका हक हो, पूरी जनता का हक, देश की जनता का, वो क्या होता है, समाजवाद से प्रेरित होता है, ठीक है ना। मतलब ऐसे सेक्टर जो मूलभूत जो जरूरतें हैं उनको सरकार अपने हाथ में ले लेती है
और सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई सेवाएं, उनको क्या बोलते हैं, वो समाजवाद से प्रेरित होता है। तो अपने यहाँ समाजवाद है कि पूंजीवाद है? अपने यहाँ न पूर्ण समाजवाद है न पूर्ण पूंजीवाद है, अपने यहाँ समाजवाद की तरफ झुकाव लिए हुए है, ठीक है ना। समाज की तरफ क्या हुआ है, झुकाव लिया। अगर एक तरफ पूंजी को रखा जाए और एक तरफ समाजवाद को रखा जाए, तो जो भारत है वो क्या है, समाजवाद की तरफ झुकाव लिए हुए है, न पूर्णतः समाजवाद है न पूर्णतः पूंजीवाद है। तो ये आपको समझ में आया। अब देखो अगला टॉपिक है आपका क्या, कि पंथ निरपेक्ष क्या होता है। पंथ निरपेक्ष क्या होता है कि ऐसा देश जिस देश का कोई धर्म ना हो। तो भारत के संविधान में साफ साफ है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष। ये धर्म निरपेक्ष से भी माइक्रो लेवल पे है, मतलब उससे और छोटे लेवल पे जाता है, ठीक है। धर्म के अंदर भी जो छोटे छोटे पंथ हैं वो भी उससे भी निरपेक्ष है। मतलब ये भारत का संविधान किसी भी धर्म को या किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, न किसी धर्म को प्रोत्साहन देता है। लेकिन भारत के जो लोग हैं वो कोई भी धर्म या कोई भी पंथ मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत का संविधान उनको पूरी आजादी देता है, भारत का संविधान कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। लेकिन भारत के संविधान का कोई पंथ नहीं है, इसीलिए भारत का संविधान क्या कहलाएगा, पंथ निरपेक्ष। भारत के संविधान का कोई पंथ नहीं है, इसीलिए भारत का संविधान क्या कहलाएगा, पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना। तो ये वर्ड आगे आते रहेंगे और आपको ये बार बार मैं इनको डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। अभी आप देखिए गणतंत्र और दूसरा क्या है आपका, लोकतंत्र, ठीक है। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए और ये आप समझ लीजिए। देखो पहले हम लोग क्या देखेंगे, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है, जहां जनता का शासन हो। किसका शासन हो, जनता का शासन, या जनता के द्वारा चुनी गई सरकार हो, या जनता के द्वारा चुनी गई सरकार हो, ठीक है। वहां पे क्या लोकतंत्र होता है। तब भारत में आप तुलना कीजिए, भारत में भारत की जो सरकार है कौन चुनती है, जनता चुनती है। तो इसलिए वो क्या हो गया, लोकतंत्र हो गया, जनता का शासन हो गया लोकतंत्र, ठीक है। अभी ये देखो लोकतंत्र और क्या होता है, तानाशाही भी होती है, जैसे चाइना में है, एक ही दल की सरकार है, ठीक है ना, मार्क्सवादी है, कम्युनिस्ट है, सॉरी कम्युनिस्ट है, और वहां पे दूसरा दल है ही नहीं, तो उसको क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से एक दलीय सरकार है। लोकतंत्र तो नहीं है चाइना में, ठीक है, चाइना में लोकतंत्र नहीं है, आप देख सकते हैं। अभी देखो आपको क्या देखना है, गणतंत्र, ये इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र क्या होता है, तो ये एक लाइन में आप समझ लो, गणतंत्र और राजतंत्र, इस पे आप तुलना कर लेते हैं। देखो गणतंत्र मीन्स, सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं, किसी देश का राष्ट्रपति, ठीक है ना, अगर चुना जाता है तो उसका क्या होता है, चुनाव होता है, तो उस देश को क्या बोलेंगे, गणतंत्र, उसको क्या बोलेंगे, गणतंत्र। लेकिन जहां जिस देश का मुखिया या राजा या राष्ट्रपति अगर चुना नहीं जाता है, वंशानुगत होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, राजतंत्र। तुलना कर लेते हैं, एग्जाम्पल, अमेरिका। अमेरिका जो राष्ट्रपति है वो चुनाव होता है, उसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, वहां पे भी गणतंत्र है। भारत के राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन वो भी चुना जाता है, वो भी क्या हो गया आपका, गणतंत्र। तो भारत एक गणतंत्र है जैसे अमेरिका। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, वहां पे राजा होते हैं, वंशानुगत होते हैं। ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, लोकतंत्र तो है, क्योंकि वहां की जो सरकार है, वहां का जो प्रधानमंत्री है, उसे कौन चुनता है, वहां की जनता चुनती है। लेकिन जो वहां का राष्ट्रपति है यार, जो राजा है, वो वंशानुगत है, इसलिए ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र है, ना कि गणतंत्र। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे ये सारे वर्ड, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो अभी आपको ये याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो ये जो मेन क्वेश्चन है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक, क्या जोड़ा गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसको समस्त नागरिकों को। अब ये देखो, न्याय किसकी बात हो रही है? न्याय की। ये क्वेश्चन बनता है कितने तरीके का न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो कितने तरीके की न्याय की बात की गई है? 3 तरीके की न्याय की बात की गई। कितने तरीके की न्याय? 3 तरीके की। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे स्वतंत्रता की बात की गई है, तो कितने तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना। 1 2 3 4 5 स्वतंत्रता की बात कितने तरीके से की गई है? 5 स्वतंत्रता। क्या? आप विचार, आप कोई भी विचार रख सकते हैं। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति इसका लोग फायदा उठाते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, आपको पता होगा। ठीक है, किसी को गाली देना अभी तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। ये भी वहां तक सीमित होना चाहिए जहां तक किसी को ठेस ना पहुंचे या किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो। अगर एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यूज करता है कोई एक व्यक्ति, अगर संविधान से ये शक्ति लेता है कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यूज करेगा, लेकिन वो इस हद तक उसको करना चाहिए ताकि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो, दूसरे की जीने की स्वतंत्रता का हनन ना हो। समझ में आया? तो विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी करें या कुछ भी बोलें। ठीक है, उस पे भी एक संयम होना चाहिए ताकि दूसरे की स्वतंत्रता में आप बाधा ना बने, अदरवाइज वो आपका क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। विश्वास, धर्म और उपासना, ये आपको याद होना चाहिए 5। ठीक है, समता, प्रतिष्ठा और अवसर, 2 तरीके की समानता की, समता की बात की गई है। समता मतलब समानता, प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है ना, जैसे नौकरी में, ठीक है ना, शिक्षा में, स्वास्थ्य में हम प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ठीक है ना, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये भी वर्ड जोड़ा गया। राष्ट्र की एकता और अखंडता ये इंपॉर्टेंट है। सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख, आप देखो, उद्देशिका कब स्वीकार की गई? 26 नवंबर 1949 को। अब आप देखो, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से। कैसा? रूप से लागू हुआ, लेकिन उसके पहले 26 नवंबर 1949 को बहुत सारे अनुच्छेद स्वीकार कर लिए गए थे। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। उसका भी रीजन था, क्योंकि 26 जनवरी एक डेट थी जब पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी लाहौर अधिवेशन में, शायद मुझे याद होगा अगर। ठीक है ना, 26 जनवरी 1929 डेट थी, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तो इसलिए वो डेट आप याद रखिए, 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी या झंडा लहराया गया था पूर्ण स्वतंत्रता का। तो इसीलिए हमारी स्वतंत्रता तो 15 अगस्त को अंग्रेजों ने डिक्लेयर किया, 15 अगस्त से हम स्वतंत्र हैं। तो इसीलिए 26 जनवरी को याद रखने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को हमने पूर्ण रूप से संविधान स्वीकार किया। अगर ये 26 जनवरी डेट इतिहास से नहीं ली गई होती तो हमारा संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को ही लागू मान लिया जाता। ठीक है, समझ में आया? तो ये है, तो आप ये सन 1929 या 30, शायद 1929 से लाहौर अधिवेशन है जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं आप, दृढ़ संकल्प होकर यथा द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ठीक है, तो ये जो इसमें शब्द जोड़े गए वो कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1973 में। ये इंपॉर्टेंट है। आप चलते हैं आगे, ये आपने एक बार पढ़ लिया, मैं आपको कुछ पॉइंट भी समझा दिए। अब ये भी आपको पढ़ना है, ये भी आपका उसी घटना चक्र का है, जो शॉर्ट नोट्स रहते हैं ये आपको पढ़ना है। इसमें लेते हैं, इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। देखो,
देखो उद्देशिका से कम दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन 100% आना ही आना रहता है, ज्यादा भी आ सकते हैं। तो उद्देश्य ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उद्देशिका, इससे क्वेश्चन आना है। और मैं आपको अब एक तरफ से पूरा पॉलिटी पढ़ाने वाला नहीं हूँ, हाँ पढ़ाऊंगा एक तरफ से ही, लेकिन उसमें से जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैं वही आपको कवर करूंगा, ठीक है, ताकि आप उनको क्या करें, अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है, समझ में आया? तो अब देखते हैं, जैसे उद्देशिका हो गया, अनुसूची हो गया, हमारे संविधान में क्या क्या किस देश से लिया गया, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और जो मैं आपको पढ़ा रहा था रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह 1773 से, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम उनका अच्छे से मैं सब कवर करा दूंगा, ठीक है। अभी देखते हैं आपका ये, अभी देखो ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेगा, आप यहाँ याद करें या आगे क्वेश्चन में याद करें, इंपॉर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर, अब आप ये क्वेश्चन बनता है ना कि उद्देशिका बनाया किसने, तो जो देखो आपको कुछ डेटें पता होनी चाहिए, जैसे आपका क्या 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, 9 दिसंबर को, फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक, फिर 13 को तीसरी बैठक, तो वो है। तो वहां से आपका ये पहले क्या सच्चिदानंद सिन्हा को क्या लिया गया, अस्थायी अध्यक्ष, फिर 11 दिसंबर क्या हो गया, पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया गया, पूर्ण अध्यक्ष, ठीक है। तो वो है, वो सारी डेटें हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, वही आगे चल के उद्देशिका के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, 13 दिसंबर 1946 को। ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा जब फिर से हम क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो संविधान सभा की कौन कौन सी बैठकें हुई, कब कब हुई, उनमें से ये फिर से डेट आएगी। तो अभी आप याद कर लीजिए 13 दिसंबर 1946, ठीक है ना। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946, तो ये उसके बाद ही होगी, तो डेट आप कंफ्यूजन मत करिएगा, ठीक है। तो 1946, अभी आप ये देख लो, ओके। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ही उद्देशिका के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। वही पॉइंट है, कब स्वीकार किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्तुत की गई, किसने प्रस्तुत की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। फिर 22 जनवरी 1947 को जो उद्देशिका, जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, उसी को क्या कर लिया गया, उद्देशिका के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। कब, 22 जनवरी 1947 को। तो क्या हमारी जो उद्देशिका थी, उद्देश्य प्रस्ताव था, वो उद्देशिका बन गई, हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो उद्देशिका बन गई। अब ये देखो, ये फिर वही पॉइंट है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता, अखंडता शब्द जोड़ा गया, अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये दो शब्द जोड़े गए और अखंडता शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया। वही जो पहला पॉइंट था, ठीक है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये याद होना चाहिए आपको। उद्देशिका में क्या लिखा हो, ये लाइन तो 100% याद होनी चाहिए आपको, क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कैसा गणराज्य, फिल करने के लिए भी पूछ लेता है। तो कैसा गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, ये पूछता है 100%, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये देखो, जो मैंने आपको बताया था वही सब यहाँ पे रिपीट हो रहा है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय देती है, 3 प्रकार के। अब वो ये भी पूछ लेगा कितने प्रकार के, तो आपको नंबर याद होने चाहिए 3, और कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नंबर 1 सामाजिक, नंबर 2 आर्थिक और नंबर 3 राजनीतिक, ठीक है, सुनिश्चित करती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है, मतलब अगर कोई अनुच्छेद के बारे में विस्तृत से सुप्रीम कोर्ट या कोई भी चर्चा कर रहा है, तो एक बार उद्देशिका उसमें सहायक होती है कि इसके बारे में क्या कहा गया है, ठीक है। तो आगे इसमें बहुत सारे विवाद भी आए थे, तो ये सब इंपॉर्टेंट है।
तो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों को प्रतिनिधित्व करती है, ये भी पूछा गया है। तो उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। उद्देशिका के बारे में किसने क्या क्या कहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णा स्वामी अय्यर ने क्या कहा था कि उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। अब के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। ये किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो के.एम. मुंशी ने क्या कहा? उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। तो जन्म कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। और स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व किसने कहा? कृष्णा स्वामी अय्यर ने। तो स्वामी ने क्या कहा? स्वप्नों और विचारों ने। के.एम. मुंशी ने क्या कहा? जन्म कुंडली प्रभुत्व संपन्न। ठीक है। अब देखो दो इसमें विवाद आए थे कि क्या उद्देशिका पे हम लोग संविधान संशोधन कर सकते हैं कि नहीं। देखो पहले किसी भी अनुच्छेद में संविधान संशोधन किया जा सकता था, परिवर्तित किया जा सकता था, लेकिन फिर विवाद ये उठा कि जो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका है उसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। ठीक है। तो उसमें केस हुआ किसमें? देखो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में ये केस था। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो उद्देशिका संविधान का भाग है। पहले ऐसा कहा जाता था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, और जो संविधान का भाग नहीं है तो उसमें क्या किया सकता है? उसमें संशोधन हम नहीं कर सकते। हम संशोधन किसमें कर सकते हैं? संविधान में। संशोधन किसमें कर सकते हैं? हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। किसमें संशोधन कर सकते हैं? संविधान में। लेकिन जो संविधान का भाग नहीं है तो संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में मान लिया गया कि संविधान का भाग है उद्देशिका। तो इसका मतलब प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती में केरल ने स्वीकार किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ठीक है। तो जो 1972 में आपका 1976 में जो आपका हुआ वो इसके बाद ही हुआ ना। 1976 में 42वां संविधान संशोधन आया, स्वीकार किया। इससे पूर्व ये इंपॉर्टेंट है, बेरूवारी वाद में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। नहीं माना गया था इसलिए संविधान संशोधन उसमें स्वीकार नहीं किया जा सकता था। मेन आपका क्या है? ये केशवानंद भारती है, इसमें मान लिया गया था कि ये संविधान का ही भाग है। ठीक है। कौन? उद्देशिका। समझ में आया? बहुत सारे केस हैं, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, मतलब सिर्फ उद्देशिका से न्याय नहीं दे सकता। उद्देशिका से हम क्या ले सकते हैं? रेफरेंस ले सकते हैं, संदर्भ ले सकते हैं कि उद्देशिका हमारा क्या कह रही है। ठीक है, रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन उसके अनुसार हम डिसीजन नहीं दे सकते। प्रस्तावना में कितने तरीके की स्वतंत्रता की बात कही गई? 5। याद करो कितने तरीके की स्वतंत्रता? 5। नंबर 1 विचार, नंबर 2 अभिव्यक्ति, नंबर 3 विश्वास, नंबर 4 धर्म और 5 उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता कितनी? 2 तरीके की, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने, देखो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32 को। किसको कहा? अनुच्छेद 32 को, जब अनुच्छेद के संबंध में कहा जाए। लेकिन जब अंबेडकर जी की बात ना हो और ऐसे ही पूछा जाए जनरल क्वेश्चन कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो वो क्या है? प्रस्तावना। तो ये 2 क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज मत होना, आगे क्वेश्चन भी आएगा आपका। आगे क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है। तो आप समझ गए, जब ये पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा, या संविधान के उपचारों के अधिकार को ही संविधान की आत्मा कहा, तो संविधान के उपचारों का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 32। तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा, मतलब संविधान के उपचारों का अधिकार। ठीक है। लेकिन जब ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ध्यान रखना। के.एम. मुंशी ने
इसको जन्म कुंडली पीछे भी बोला वही है, के मुंशिनी से राजनीतिक जनपत्रिका। सुभाष कश्यप ये भी हमारे क्या थे, संविधानविद हैं। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ठीक है, मतलब प्रस्तावना बेस है और संविधान उस पर पूरी मंजिल ऐसा बिल्डिंग बना हुआ। भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये फैक्ट है जो अभी तक उद्देशिका से पूछा गया वो क्वेश्चन है। इतना आप पढ़ेंगे, इससे बाहर पूछा जाएगा तो कोई नहीं करेगा, आप भी नहीं करेंगे। इतना तो आप, लेकिन इतना तो आप मिस मत करें। समझ में आया कि नहीं? आपने जो ये इतना पढ़ा है ये तो मिस मत करें, ठीक है ना। देखो मेरा क्या है, आप थोड़ा पढ़ें, है ना, थोड़ा पढ़ें लेकिन पूरा याद रखें। ये पूरा याद रखें, जो आपने थोड़ा पढ़ा वो पूरा याद। लेकिन अगर आप पूरा पढ़ेंगे और थोड़ा याद रखेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते जाए और उसको पूरा पूरा याद करते जाए। याद करने का एक ही तरीका है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ठीक है, किसी को एक बार में याद नहीं होता, और ये सब चीजें अगर आप 10 दिन नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। तो रिवीजन का तरीका क्या है, आपने आज पढ़ा, आपने आज पढ़ा मतलब पहला डे 1, फिर डे 2 में भी इसको रिवीजन करना है, फिर डे 7 यहाँ से मतलब 5 दिन बाद यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसको कब रिवीजन करना है, फिर 7 दिन बाद मतलब यहाँ से 14वें दिन, फिर कब रिवीजन करना है, फिर 15 दिन बाद मतलब लगभग 30वें दिन। तो आप समझ गए, एक रिवीजन यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ हो गया, 5 रिवीजन। एक महीने में अगर किसी चीज का 5 रिवीजन इस तरीके से किया जाता है तो वो चीज याद रहती है, आपकी दिमाग में बस जाती है, वो भूलती नहीं है, जल्दी भूलती नहीं है। ये तरीका होता है। किसी चीज का आज कल नया पढ़ने से पहले उसका रिवीजन करें, फिर उसमें डेट डाल दें कि 5वें दिन बाद उसको फिर से रिवीजन करना है, फिर 7वें दिन बाद फिर करना है, और फिर 15 दिन बाद लगभग करना है। ठीक है, तो एक महीने में 5 रिवीजन आप किसी चीज का करेंगे तो वो पूरा याद हो जाएगा आपको। तो मैंने आपको बताया ये बुक है, अगर आप ये बुक खरीद लिए हैं, लेटेस्ट ले लीजिए अगर लेटेस्ट आई है, नहीं तो अब ये ले लीजिए। ये आपको पढ़ना है। ऐसे ही सारी की घटना चक्र आती है, जो जो आप पढ़ रहे हैं टॉपिक या बुक, उसका घटना चक्र जरूर पढ़ें प्री के लिए। ये इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र है। प्रीवियस क्वेश्चन से पता चलता, प्रीवियस क्वेश्चन आए या ना आए वो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता चलता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इन 20 सालों में। ठीक है ना, 20 क्या 30 सालों में, 30 सालों में। और हर एक यूपीपीसीएस और यूपीएससी सबका है ना भैया, यूपीएससी भी है और सभी यूपीपीसीएस भी है। तो अभी अभी तक जो नहीं पूछा गया नया बनाते हैं तो ठीक है, करंट से तो आप जुड़े हुए हैं ना, जुड़े रहेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये मैं सब टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ये जो भी पीडीएफ है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और ये मैं पीडीएफ वहाँ पे ये जो मैंने बताया है ये सारा पीडीएफ उसमें होगा, आप उसको अपना सेव कर लीजिए, पढ़िए। अगर आपके पास बुक नहीं है, अगर है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, चलो वही यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको क्या करना है, भरना है। कब अंगीकृत किया गया, तो देखो उद्देशिका को कब अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 को, ना। तो इसको अब गलत नहीं करना है क्वेश्चन, ये आंसर बी है। 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया है। ये आईएएस का क्वेश्चन है 1997 का, आप ये देख लीजिए। इतना जो भी लिखा हुआ है बड़ा, ये सब भ्रमित करने के लिए, उसको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कभी, ठीक है। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था?
अब देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ो कि वस्तुस्थिति क्या थी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संपूर्ण प्रशासन, धर्मनिरपेक्ष क्या था, ये चार है ना इसमें, यह संपूर्ण प्रशासन लोकतंत्रात्मक क्या था, उस समय क्या था 26 जनवरी 1950। देखो जो जोड़ा गया ना समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, वो सब उसमें नहीं था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, पहले ही समाजवादी नहीं था उस समय। ठीक है, ये एक ऐसे एलिमिनेट करके क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ क्वेश्चन करते कैसे हैं। तो आपको ये पता है कि जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में किया गया था संविधान संशोधन, उसमें ये नहीं था, तो आपको ये एलिमिनेट हो गया। अब फिर था क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था लोकतंत्रात्मक था, ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष भी नहीं था, मतलब पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और सिर्फ लोकतंत्रात्मक नहीं था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी तो था, तो आंसर इज सी। समझ में आया? आपको ये सब पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन वही चीज बार बार पढ़ेंगे, सब याद हो जाए। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में। सिंपल है, ठीक है, आईएएस 2017 का क्वेश्चन है। आप बोलिए रिपीट होते हैं कि नहीं क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन है ना, कि जो भारत ने संविधान बनाया उसकी मूल भावना कहां पे प्रतिबिंबित होती है? उद्देशिका में। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किन नामों से किया गया है? अब ये देखो, ये अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, प्रस्तावना का क्वेश्चन नहीं है, ये अनुच्छेद का क्वेश्चन है। यहाँ पे आ गया तो ठीक है, देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, अनुच्छेद मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन लगभग 2 से 3 आर्टिकल मैं अलग से लेता रहूँ साथ साथ, तो आपका अनुच्छेद भी तैयार होते जाए, और 2 से 3 आर्टिकल वो भी इम्पोर्टेंट, सारे एक तरफ से नहीं पढ़ने, इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। तो आपको ये देख लो, ये अनुच्छेद का है, आगे अनुच्छेद में फिर आएगा। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? न्याय कितने तरीके का है? 3, ठीक है, यूपी पीसीएस 2018 का क्वेश्चन है, देखो, ठीक है। तो कितने तरीके का न्याय है? 3 तरीके का। स्वतंत्रता कितनी है? 5, ये आपको 2 याद है, देखो कहां से बन रहा है, ये 3 5 आंसर है, यहीं से हो जाएगा, इतना ही हो गया ना, आगे देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी याद होना चाहिए। समानता कितने की? 2, प्रतिष्ठा और अवसर की, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, भारत की संविधान की प्रस्तावना सिलसिले में ये पूछ लिया वही सीधे सीधे, कौन सा? इसमें देखो ये सब गलत है, ऐसा दे रखा है, क्या लिखा हुआ है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वो यहाँ पे कहीं नहीं है, ठीक है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये जनवादी नहीं है, लोकतंत्रात्मक, जनवादी, ये सब अलग अलग वर्ड ले लिए। आपको पता है क्या होता है? समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये है, वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो उसको छोड़ देते। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये हो गया छठवां। अभी देखो 7 नंबर कर रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? प्रस्तावना में भारत किस रूप में घोषित किया गया है? अभी देखते हैं। एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक, वही है सब, क्या सार्वभौम मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को क्या बोलते हैं? सार्वभौम, याद रखना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को क्या बोलते हैं? सार्वभौम। तो इससे कंफ्यूज मत होना, आगे कभी आए तो, ठीक है, आगे कभी आए तो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक गणतंत्र। ये अभी देखो, ये पुराना क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन में ऐसी सब नहीं होंगी, जो आपने पढ़ा है वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लगभग ये वर्डिंग बहुत पुरानी है, ठीक है। ये सब विचार करें, क्या समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। अब ये देखो, वही एक क्रम से सजाना है कौन कौन से। तो सबसे पहले क्या आएगा? सार्वभौमिक, सी आएगा ना, तो ये 3, ये आंसर गलत हो गया। सार्वभौमिक के बाद क्या होगा? समाजवादी, समाजवादी होगा ना, ये देखो,
ए, तो आपने पढ़ा है ना भाई, ये देखो, ये याद रखना है आपका। ये देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यही हर जगह इससे क्वेश्चन बन रहा है, देख रहे हैं आप, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे उत्तराखंड हो, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो आंसर इज ए, समाजवादी सार्वभौमिक मीन्स वही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, वो क्रम याद रखना। फिर वही पूछ रहा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न चौथे नंबर पे, ये पहला ये आएगा, फिर उसके बाद समाजवादी दो, दूसरे शब्दों में कौन 42वें संविधान, अच्छा क्वेश्चन दूसरा है, क्या कर रहे हैं, सॉरी, ये बात ध्यान रखो, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ऐसे ही देखना नहीं है, ये गलती होती है एग्जाम में। क्या पूछ रहा है, 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, दो जोड़े गए ना, तो 1 और 2 जहाँ 1 और 3 जहाँ पे होगा वही आंसर होगा। तो 1 और 3 कहाँ पे, बी में, तो बी इज द आंसर। ठीक है, यूपीपीएससी मेन 2010 सारे आए हुए क्वेश्चन। अब देखो 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन, थोड़ा मैं ऐसे करता हूँ तो आपको आंसर ना दिखे, ठीक है। हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वां, आपको पता है तो इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान से भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा गया, कौन सा, समाजवाद पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन इज सी, समाजवाद पंथ निरपेक्ष। आपको अब पता चल गया सब, भारतीय संविधान की तमना धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन। देखो, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष, इसमें कंफ्यूज मत करना, बहुत बार ये पूछा गया है सेम सेम। ठीक है, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष लगभग सेम ही मान लो, लेकिन अंतर है दोनों में, लेकिन ठीक है। कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, संविधान की प्रस्तावना, सिंपल है ना क्वेश्चन, कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, भारत की संविधान की प्रस्तावना है, लिखता है धर्मनिरपेक्ष। नहीं तो कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, अब देखो ये 75 नहीं है क्या ये 76। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976, लेकिन आप अभी क्वेश्चन आपको करना है तो आपको पता है कि ये तो पहले से था, ये पहले से था, ये पहले से था, फिर भी क्या जोड़ा गया, अखंडता, तीन ही शब्द जोड़े गए ना, कौन सा, समाजवादी, पहला ये हो गया, दूसरा कौन सा है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, ठीक है, तीसरा कौन सा है, अखंडता, ये तीन ही शब्द जोड़े गए ना, और कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है आपको, और फिर क्वेश्चन अगर थोड़ा गलत बहुत भी हो तो ऑप्शन एलिमिनेट करके ऐसे आंसर दिया जाता है। अब ये देखो, यूपीपीसीएस प्री 2009 का क्वेश्चन, और कितना बड़ा क्वेश्चन है, यूपीएससी जैसा पूछ लिया, पढ़ लेते हैं एक बार। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्ता उद्देशिका बना सही है, मतलब वही जो उनका प्रस्ताव था ना, वही संविधान की प्रस्तावना बन गई। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, न्याय योग्य नहीं है, आपने पढ़ाई है। इसका संशोधन नहीं किया सकता, गलत है, किया जा सकता है, केशवानंद भारती बाद में स्वीकार कर लिया गया है, केशवानंद भारती 1973 में, कि इसका किया जा सकता है, और संशोधन हुआ भी है। क्या जोड़े गए, ये बताया ना, ये शब्द जोड़े गए, समाजवादी, संशोधन हुआ है, संशोधन किया जा सकता है, तो ये तीसरा गलत है। ठीक है, चौथा, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता, सही है, ये किसी को रद्द नहीं करता है, सिर्फ रेफरेंस के तौर पे ले जाता है, तो आंसर इज बी। अगर आपको चौथे में डाउट है फिर भी आपको आंसर देना था तो आप देख लीजिए, तीसरा गलत है, तो तीसरा गलत है तो सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, और एक और दो सही है, तो ये फंसा दिया, 50% कर दिया, क्योंकि आपको 4 पे डाउट है तो एक और दो तो 100% सही है, तो 50% हो जाता है। लेकिन अगर आपको 4 पे नहीं पता तो वैसे ये ओवरराइड नहीं कर सकता किसी पे, ये आपको पता है, ऊपर आपने पढ़ा है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, कौन से? 42वें। हो गया। नेक्स्ट, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ये सब रिपीट होगा अभी 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 42वें द्वारा। 26वें अंगीकृत संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, कौन से? एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और ये 1 2 3 सम्मिलित नहीं थे, तो आंसर इज ए। क्लियर? ये आप पढ़ना फिर से, ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको पसंद आ रहा है और आपको इससे फायदा हो रहा है, ठीक है। और आप जो भी बोलेंगे वो मैं और वीडियो लाऊंगा, ठीक है। आप जितना इनकरेज करेंगे उतना वीडियो बढ़ेगा, ये आपके ऊपर है कि आप आगे पढ़ना चाहते हैं या नहीं। नेक्स्ट देखिए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित है कब? 42वें द्वारा। वही सब रिपीट है। पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया? 42वें द्वारा, ठीक है। ये सब देखो, ये सब कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये आप देख लीजिए। तो इनसे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, प्रस्तावना से या उद्देशिका से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, और 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, भारत के संविधान के, अभी आप क्या करना, अभी ये जो 21 क्वेश्चन इसमें और है, ठीक है ना, वो आगे आपको सॉल्व करने, मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, और उसमें किसी में डाउट है तो आप पूछ लेना। सारे क्वेश्चन वही रिपीट होंगे, ठीक है। जैसे ये 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42 क्वेश्चन है टोटल, ये लास्ट वाला है। जैसे कौन सही है, कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। अच्छा, अब आपको क्या याद होना चाहिए कि कितने तरीके की समानता की बात की गई है, समानता कितने तरीके की, ठीक है ना। तो कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर, 2 तरीके की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर, 2 तरीके की समानता है ना, ठीक है। तो ये तो सामाजिक तो नहीं है, आंसर ये गलत है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, ये भी गलत है, कहाँ पढ़ा? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये तो सही है, संविधान में है, ठीक है। ऊपर इतने से कोई नहीं, संविधान में है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपके अभी आर्टिकल पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 14 मैंने पढ़ा था तो इसलिए मुझे पता है। आप अभी आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे देखो वही क्वेश्चन है, आप पढ़ लेना। देखो देखो 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? कौन? संविधान की प्रस्ताव, सारे वही रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है, कहाँ पे? मूल अधिकारों, राज्य के नीति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूल अधिकारों, राज्य के नीति सिद्धांतों एवं मौलिक अधिकारों के कर्तव्यों में ये दिया गया। आगे पढ़ोगे तो ये सब पता चलेगा कि जो जिन आदर्श हैं वो सब अनुच्छेदों में भी है, मूल अधिकार में भी है, नीति तत्व और मौलिक कर्तव्य। और ये तीनों के अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके? मूल अधिकार, नीति निषेध तत्व और मौलिक कर्तव्य। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपको, ठीक है, ये अगर नहीं होगा तो मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। अभी देखो मैं आपको क्या बताता हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो अभी देखो, ठीक है। देखो, जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 से लेकर के 1947 तक, वो नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक पहला ये। दूसरा, मैंने प्रस्तावना या उद्देशिका आज पढ़ाई है, आपके क्वेश्चन और करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, अभी देखो, अनुसूचियां, ये, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट। अनुसूचियों के बाद आपका क्या हो जाता है कि विदेशी, ये संविधान के विदेशी स्रोत कहाँ कहाँ से लिया गया है, क्या, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, मूल अधिकार,
ठीक है। फिर मौलिक कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य हो गए, और नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए। नीति निर्देशक सिद्धांत, और यहाँ तक के सारे अनुच्छेद आपके 1 से लेकर के 51 का था। ये अनुच्छेद 1 से लेकर के, और सारी अनुसूचियां 1 से लेकर 12। इतना पढ़ लेंगे ना तो आपका 50% लगभग, 50 ज्यादा हो गया तो आप 40% आपका कवर हो जाता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत से बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इतना पहले कवर करना, फिर बहुत आसान हो जाता है आगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब पढ़ना बहुत इजी है, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है। ये उपराष्ट्रपति, गवर्नर, ये सब मुख्यमंत्री, ये सब बहुत इजी है, जल्दी आपको समझ में आए। तो आपको ये समझ में आया, तो ये सब मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ताकि आगे वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले, ठीक है।